लगातार 5 साल देश का सबसे साफ शहर, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला शहर इंदौर अब एक वायरल वीडियो की वजह से खबरों में है, जहां नगर निगम की गाड़ी ने शहर के बाहरी इलाके में वृद्ध और बेसहारा लोगों को ले जाकर छोड़ दिया। खबर वायरल होने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्रवाई का आदेश दिया। कांग्रेस मांग कर रही है कि दोषियों पर केस दर्ज किया जाए। भारत के सबसे साफ शहर के रैन बसेरा में ये बुजुर्ग वापस लौटे हैं, लेकिन कुछ बुजुर्गों के साथ कांग्रेस पुलिस के पास पहुंची है। आरोप है कि वीडियो में दिख रहे कुछ लोग गायब हैं, ऐसे में दोषियों पर अपहरण का मामला दर्ज हो। जो 14-15 लोग थे, 15 में मात्र 4 लोग मिले, वो बाकी 11 लोग कहाँ हैं उनका हमको पता मिलना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं वो कहाँ हैं उनकी जानकारी मिले। क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग में तो वो हैं, परंतु रैन बसेरा के अंदर नहीं है, तो हम चाहते हैं कि वो कहाँ है उनका पता लगाना चाहिए। जो घूम गए उनका अपहरण का नाम केस दर्ज होना चाहिए। वो जो लगातार इंदौर से जो लगातार पहले घूमे, तो वो कहीं उसमें कोई मर जाता तो उसको जवाबदेही नगर निगम कर्मचारी और अधिकारी को होना चाहिए और 302 लगना चाहिए और अपहरण केस लगना चाहिए। उसमें उनका मुख्य मुद्दा है कि कुछ लोग नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि 7 के लोगों उसमें वीडियो फुटेज उपलब्ध है। पुलिस उस वीडियो फुटेज पर देखेगी। अब मानता उसमें अगर कोई व्यक्ति नहीं पहुंचा है, ऐसी कोई बात है, पुलिस उसको तत्काल संज्ञान में लेकर उनको ढूंढेगी। इंदौर में शुक्रवार को शहर के बाहरी इलाके में हाईवे किनारे बुजुर्ग बेघर लोगों को रास्ते में छोड़कर भागते हुए नगर निगम के कर्मचारी कैमरे में कैद हुए थे। शिप्रा इलाके में ग्रामीणों के विरोध के बाद ये कर्मचारी बुजुर्गों को वापस ले जाने के लिए तैयार हुए। तस्वीरें किसी को भी झकझोरने वाली थीं। एक बुजुर्ग ट्रक के कोने में पड़े हुए, एक बूढ़ी महिला असहाय जिन्हें ट्रक पर चढ़ाया गया, वो भी विरोध के बाद। पहले तो निगम मानने को तैयार नहीं था कि ऐसी कोई घटना हुई है, वो सिर्फ ये कह रहा था कि कुछ कर्मचारियों की लापरवाही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इन दिनों बहुत ठंड पड़ रही है और परंपरागत रूप से भी ये निर्देश स्थायी रूप से हैं कि ऐसे लोग जो सड़कों के किनारे या फुटपाथ पे हैं तो उनको रैन बसेरा ले जाया जाए। और अभी आयुक्त महोदय के बड़े कड़े निर्देश हैं कि इस तरह के ठंड आदि को देखते हुए रात में या मॉर्निंग आवर्स में कोई ऐसा दिखता है तो उसको रैन बसेरा ले जाएं, उसको रैन बसेरा में छोड़े, और यही कार्रवाई की जाती है। लेकिन फिर मुख्यमंत्री ने फौरन कार्रवाई के आदेश दिए। ट्विटर पर इसकी जानकारी भी साझा की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इसमें जो उपायुक्त हैं, वरिष्ठ अधिकारी, उनको निलंबित किया, कार्रवाई के निर्देश दिए। आगे भी कहीं इस प्रकार की कोई पुनरावृत्ति न हो, उसको लेकर विभाग से हम लोग स्पष्ट निर्देश जारी कर रहे हैं। बहरहाल अब बुजुर्ग रैन बसेरा में है। कैमरे के सामने कम से कम प्रशासन और विपक्ष उनकी अच्छी देखभाल कर रहा है। इंदौर को मिनी बॉम्बे भी कहा जाता है। 4 साल तक ये शहर देश के सबसे साफ शहरों में शुमार रहा है। ये तमगा हासिल करने की रेस में इस बार वो 5वीं बार मैदान में है। लेकिन अगर इसका मतलब गरीब बेसहारा बुजुर्गों से शहर को साफ करना है, तो यकीन मानिए इससे गंदी तस्वीर और नहीं हो सकती। इंदौर से समीर, हेमंत और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और गरीब और बेसहारा लोगों, बुजुर्गों की मदद के लिए मशहूर अभिनेता सोनू सूद ने इंदौर की इस घटना पर हैरानी जताई है और कहा कि वो इन सभी लोगों को घर देना चाहते हैं। उन्होंने उनकी मदद करने की भी लोगों से अपील की। कल एक न्यूज़ देखा था जहां पर बुजुर्गों को शहर की सीमा से बाहर रखने के लिए एक प्रयत्न किया गया। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि मैं और आप, हम लोग मिलकर इन्हें छत देने की एक कोशिश करनी चाहिए। मैं इन्हें इनका हक दिलाना चाहता हूँ, इन्हें इनके सर पे वो छत दिलाना चाहता हूँ और उनके खाने पीने का प्रबंध, उनका ध्यान रखने का प्रबंध करने की कोशिश करना चाहता हूँ। लेकिन ये आपके साथ के बिना बड़ा मुश्किल है और मैं कोशिश करूँगा कि इन्हें इनका हक मिल पाए। बच्चे अपने माँ बाप को अलग छोड़ देते हैं, उनके लिए एक सीख होनी चाहिए कि आप अपने माँ बाप को अपने साथ रखें, उनका ध्यान रखें। और आइए हम मिलकर, इंदौर वासी और आप, हम लोग सब एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करें ताकि दोबारा कभी भी ये बड़े बुजुर्ग जो हैं वो कभी भी अकेला महसूस ना करें। मैं आपके साथ हूं। और खबर बिहार से, यहां के सहरसा जिले में बेखौफ अपराधियों ने सुशांत सिंह राजपूत के भाई और यामाहा शोरूम के मालिक राजकुमार सिंह और उनके एक सहयोगी को गोली मारकर बुरी तरह घायल कर दिया है। उनके सहयोगी अली हसन को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजकुमार सिंह सहरसा, सुपौल और मधेपुरा में यामाहा शोरूम्स के मालिक हैं। इस हमले के बाद दोनों को जख्मी हालत में पास के नर्सिंग होम में इलाज के लिए भेजा गया। पुलिस केस की जांच कर रही है।
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में प्रशासन ने जमीन माफिया की अचल संपत्तियों और इमारतों को ध्वस्त कर दिया है। सरकारी और कानूनी नियमों के उल्लंघन के आरोप में कार्रवाई प्रशासन ने की है। पंजाब के लुधियाना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शनिवार को तिरंगा यात्रा निकाली। पुलिस के मुताबिक शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा निकाली गई और हालात नियंत्रण में हैं। और अहमदाबाद में ऑफलाइन लग्जरी कार प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है और 2 दिनों का यह आयोजन आज खत्म होगा। प्रदर्शनी में फरारी, रेंज रोवर, मिनी कूपर और जगुआर जैसे ब्रांड्स की गाड़ियां रखी गई हैं और कुछ ऐसी गाड़ियां भी थी जिनकी कीमत 75 करोड़ रुपए से ज्यादा है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में पक्षियों की तस्करी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से दुर्लभ प्रजाति के 650 से ज्यादा पंछी बरामद किए गए। ये आरोपी तस्करी के लिए जिस बस का इस्तेमाल कर रहे थे उसे भी जब्त कर लिया गया है। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर कल गुजरात के राजकोट में एक अनोखी प्रदर्शनी लगाई गई। इसमें बापू से जुड़े दुर्लभ डाक टिकटों की नुमाइश की गई। मशहूर YouTube चैनल विलेज कुकिंग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ अपना नया वीडियो जारी किया है जो बड़ी तेजी से वायरल हुआ है। इस वीडियो को एक दिन के अंदर 58 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। राहुल इस वीडियो में चैनल की टीम के साथ मशरूम बिरयानी का स्वाद लेते दिख रहे हैं। कोरोना के दौर में बेरोजगार लोगों की तादाद में काफी तेजी से इजाफा हुआ। महीनों गुजर जाने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही है। ऐसे हजारों लाखों लोग हैं और मौके भी काफी कम हो गए। इस दौर में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की नौकरियां ज्यादा गई। किस तरह की दिक्कतों से लोग गुजर रहे हैं उस पर मेहर पांडे की ये रिपोर्ट देखिए। मैंने 3 दिनों में 500-600 से ज्यादा नौकरियों के लिए अर्जियां दी। बैठकर बस अर्जियां दिए जा रही हूँ। अभी तक एक भी जवाब नहीं मिला। 34 साल के ऋचा तिवारी दिल्ली में HR की ट्रेनिंग देती हैं और 15 साल का तजुर्बा है, लेकिन महामारी ने उनकी नौकरी छीन ली। बेंगलुरु में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हुए 3 महीने ही हुए थे कि उनकी नौकरी चली गई। गुजारे के लिए उन्होंने फ्रीलांसिंग शुरू की। पहले 3-4 दिनों में मैं 1-2 सेशन ले लेती थी। किसी तरह 6 महीने तक काम चलाया। फिर इस साल जनवरी में मैंने हार मान ली। बेंगलुरु में और नहीं टिक पाई। अब वो द्वारका में अपने परिवार के साथ रह रही हैं। महीने भर से नौकरी की तलाश में हैं, लेकिन अब तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। हिमांशु शर्मा, जो दिल्ली में 3 साल से नौकरी दिलवाने की कंपनी चला रहे थे, वो गवाह हैं कि अप्रैल में लॉकडाउन के बाद कितनी तेजी से नौकरियां घटी हैं। लॉकडाउन से पहले हर महीने 150 से 200 नौकरियां मिलती थी। लॉकडाउन के बाद वो घटकर 10 रह गई। हमें ऐसी महिलाओं से फोन आते थे जो या तो अकेली थी या अलग हो चुकी थी, जो बहुत तनाव में थी, लेकिन उन्हें आर्थिक हालात भी संभालने थे। शोध से संकेत मिलते हैं कि महामारी में सबसे ज्यादा नौकरियां महिलाओं की ही गईं। 1,70,00,000 महिलाओं की अप्रैल 2020 में नौकरियां गईं। लॉकडाउन या उसके बाद पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की दुगनी नौकरियां गईं। पुरुषों को लॉकडाउन के बाद महिलाओं से 8 गुना ज्यादा नौकरियां मिलने की उम्मीद है। बहुत सी मध्यम वर्गीय महिलाओं ने नौकरियां छोड़ दी, लेकिन गरीब महिलाओं के पास ये विकल्प नहीं है। सुजाता गुड़गांव के इस निम्न आय वाले इलाके में रहती थी। पहले वहीं के एक स्कूल में ये खाना भी पकाती थी और बच्चों की देखरेख भी करती थी, लेकिन अब दूसरे लोगों के घरों में काम करके पश्चिम बंगाल के गांव में अपने 2 बच्चों को अकेली पाल पोस रही हैं। हाँ, एक घर में खाना बनाती हूँ, एक झाड़ू पोछा करती हूँ, वही थोड़ा मोड़ा मिलता है, उसी वही चल रहा है मेरा। सुजाता की पड़ोसन बानो बीबी एक कॉल सेंटर में सफाई का काम करती थी, जो महामारी के दौरान बंद हो गया। उनके पति को महीने में चंद दिन ही काम मिलते हैं। अपने 2 बच्चों को उन्हें स्कूल से निकलवाना पड़ा।
अब बानो जैसी महिलाएं कर्ज में डूबती जा रही हैं। मतलब मालिक ने लेते हैं मेरे साथ 18,000 रुपया, तो अभी इधर 6 महीने इधर से बंद कर दिया। उसका मालिक करिए इकट्ठा बाद में दे दियो, अभी तो पैसा है नहीं तो मैं अभी कहाँ से दूँ, इसलिए पैसा भी 6 महीने से दिया नहीं। आपकी बाकी की फैमिली भी यहाँ नहीं है? नहीं, बाकी फैमिली नहीं। तो मतलब कोई और सपोर्ट या ऐसा? नहीं, कोई सपोर्ट करने वाली कोई है ही नहीं। बस सही मैडम भी करेगी तो करेगी, नहीं तो बार भूखे में मर जाएगी। रोजगार की वापसी की उम्मीद तो है, लेकिन महिलाएं अभी भी इसके दायरे से बाहर हैं। फिर महामारी ने जो बहुत बड़ी असमानताएं पैदा की हैं, वो भी एक चुनौती है। असंगठित क्षेत्र अभी भी जूझ रहे हैं और महिलाएं वर्कफोर्स से बाहर हैं। सोमवार की बजट अनाउंसमेंट में वित्त मंत्री से ये भी सवाल होंगे। सुशील राठी और अशोक महाले के साथ मेहर पांडे, एनडीटीवी इंडिया के लिए। कोरोना महामारी के कारण 2020 सभी के लिए चुनौतियों भरा रहा। हर सेक्टर की तरह स्टार्टअप्स को भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कुछ ने अच्छी तरह सामना किया तो कुछ बंद भी हो गई। बजट कल पेश हो रहा है, उससे पहले बेंगलुरु के युवा उद्यमी क्या चाहते हैं सरकार से, देखिए सोनाक्षी चक्रवर्ती की ये रिपोर्ट। बेंगलुरु भारतीय स्टार्टअप की राजधानी, ये उन चुनिंदा शहरों में से है जहां दुनिया के सबसे ज्यादा स्टार्टअप पाए जाते हैं। लेकिन जब 2020 में कोविड महामारी का जाल फैला तो स्टार्टअप्स को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पिछले मई की नैस्कॉम रिपोर्ट के अनुसार लगभग 40% स्टार्टअप्स को अपना काम बंद करना पड़ा। लेकिन लॉकडाउन के बाद हालात सुधरने की उम्मीद है। बेंगलुरु में रहने वाले सुमित शाह दुकान ऐप के सह संस्थापक हैं। इस ऐप का ख्याल लॉकडाउन के दौरान ही आया, जिसके जरिए कारोबार और स्टोर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आकर अपना सामान और सेवाएं बेच सकते हैं। पिछला साल हम सब लोगों के लिए बहुत मुश्किल भरा था, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत छोटे और मंझोले कारोबार को हुई जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नहीं थे। मुझे उम्मीद है इस बजट में जो लोग डिजिटल मंच पर जाना चाहते हैं उन्हें प्रोत्साहन देगी, उन्हें कोविड जैसे अचानक आए खतरों के लिए तैयार करेगी। वैश्विक आर्थिक संकट और नौकरियां जाने का असर लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ा। इसी से निपटने के लिए बेंगलुरु की आकृति जोआना ने कहा माइंड की शुरुआत की। स्टार्टअप की शुरुआत में बहुत सी मंजूरियां लेनी पड़ती हैं। कारोबार करने में आसानी हो जाए अगर केंद्र मानसिक स्वास्थ्य के बारे में खुलकर बोले तो लोग भी ज्यादा आजादी से बोल पाएंगे। बेंगलुरु से सोनाक्षी चक्रवर्ती की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। जम्मू कश्मीर में इन दिनों जमकर ठंड पड़ रही है। गुलमर्ग में कोलाहोई ग्रीन ग्रुप ऑफ होटल्स की तरफ से एशिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया है, जिसे देखने के लिए काफी तादाद में पर्यटक पहुंच रहे हैं। यह इग्लू कैफे 22 फुट चौड़ा है, 12.5 फुट ऊंचा है और एक समय में 16 लोग बैठकर यहां गर्मा गर्म भोजन का आनंद ले सकते हैं।